राधे राधे प्रिय दर्शकों। मैडम, मेरी माँ का जल्दी से एडमिशन कर लीजिए। वृद्धा आश्रम में मैं छोड़कर जल्दी घर जाने वाला हूँ। मेरी 3 दिनों के बाद फ्लाइट है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। काउंटर के पास बैठी हुई एक महिला ने कहा, अरे, आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? पहले मेरी बात तो सुनिए। आज इस वृद्धा आश्रम की संचालिका वृद्धा आश्रम में नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर किसी भी वृद्ध महिला का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। यह काम सिर्फ मैडम ही करती हैं। विजय परेशान होते हुए कहा, प्लीज़ मैडम, आप संचालिका मैडम को फ़ोन लगाइए। कहिए, तो ये लीजिए 1 लाख का चेक अभी जमा कर लीजिए, लेकिन मेरी माँ को अभी एडमिट कर लीजिए। फिर उस मैडम ने कहा, अरे, पैसों की बात नहीं है। तभी विजय का फ़ोन बज उठा। विजय ने देखा कि बॉस का फ़ोन था। वह फ़ोन उठाते हुए, हेलो सर। सामने से बॉस की आवाज़ आई, विजय, तुम इतने लापरवाह हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखो, तुमने कहा था कि तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दोगे, लेकिन अभी तक तुम्हारा ईमेल नहीं आया। तुमने अपने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। इतनी लापरवाही मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तभी इधर से विजय बोलना चाहा, ओके 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 सर, मैं अभी तुरंत कर देता हूँ, लेकिन उधर से फ़ोन कट चुका था। विजय ने वृद्धा आश्रम में बैठी हुई मैडम से कहा, देख रही हैं ना मैडम, मैं कितना परेशान हूँ। एक तरफ बीवी बच्चे की परेशानी, एक तरफ माँ की परेशानी, और एक तरफ बॉस की परेशानी। मैं विदेश जा रहा हूँ, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा भी करने हैं। इतना बोलकर वह झुंझलाते हुए इधर उधर देखने लगा। वृद्धा आश्रम की मैडम ने कहा, अरे, आप इतना परेशान मत होइए। पहले आप शांति से एक जगह बैठ जाइए, और आपके बैग में लैपटॉप तो है ही। आप अपना काम यहाँ कर लीजिए, और देखिए, कल सुबह आपकी माँ को यहाँ पर एडमिट कर लिया जाएगा। जब तक आप अपनी माँ को लेकर आज के रात यहीं वृद्धा आश्रम में रुक जाइए। विजय बड़ी आंखें करके मैडम की तरफ देखते हुए बोला, वृद्धा आश्रम में मैं रुक जाऊं? मुझे रुकना पड़ेगा? कैसी बातें कर रही हैं मैडम? मैं यहाँ रुक जाऊंगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। मैं ऐसे कैसे यहाँ एक रात रुक सकता हूँ? उस मैडम ने कहा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि आप दूर से भी आए हैं, तो कल सुबह आपको वापस आना पड़ेगा। आप आज रुक जाएंगे तो सुबह मैडम से मुलाकात हो जाएगी। विजय झुझलाते हुए वहीं पर रखी एक टेबल में बैठ गया और अपना लैपटॉप निकालकर ऑनलाइन काम करने लगा, वही जो उसके बॉस ने पेपर वगैरह सबमिट करने के लिए बोला था। लेकिन उस वृद्धा आश्रम में नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रही थी, जिसकी वजह से उसका काम जल्दी नहीं हो पा रहा था। वह झुंझलाया हुआ अपने कामों को कर रहा था। वहीं पर माँ पहुँच गई। माँ ने अपना एक पोटली खोली, उसमें से उसने आलू के पराठे निकाले। माँ सोच रही थी कि आज सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में मेरे बेटे ने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। वह आलू का पराठा लेकर बेटे के पास गई और कहने लगी, बेटा, जब तुम मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए रात को ही बोल दिए थे, तो मैंने सुबह जल्दी उठकर आलू के पराठे बना लिए थे कि तुझे रास्ते में भूख लगेगी। बेटा, रास्ते में तो तुझे कुछ खाने को टाइम नहीं मिला। ले, पराठा खा ले। मुझे पता है मेरे हाथों का पराठा तुझे कितना पसंद है। आज के बाद पता नहीं मैं तुझे अपने हाथों से बनाकर खिला भी पाऊँगी कि नहीं। तू अपना ध्यान जरूर रखना बेटा। यह कहकर माँ उसके पास आलू का पराठा लेकर पहुँच गई। विजय गुस्से में था। उसने मुंह को इधर दूसरे साइड में घुमाते हुए कहा, माँ, क्या ज़बरदस्ती है? जब देखो खा लो पी लो, मेरे मुंह में डालने लेकर चली आई। बोला ना अभी भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। विजय की माँ ने
पराठा वापस लाया और उसी तरह से पेपर में लपेटकर फिर अपनी पोटली में रख दिया और वहीं एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। सोचने लगी, मेरे बेटे को ना जाने कितना काम है, बेचारा कितना परेशान रहता है। ममतामयी आँखों से बेटे की तरफ टुकुर टुकुर देखते हुए विजय की माँ अपने अतीत में खो गई। जब वह शादी करके आई थी, मात्र उनकी उम्र 20 साल की थी। वह घर में छोटी बहू थी। बड़ी बहू और सासू माँ के अत्याचार उन पर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। विजय के पिताजी उस समय पर कुछ कमाते नहीं थे। उनकी उम्र भी शादी के समय में 23 साल की थी। माने तो विजय के पिताजी काम पूरा दिन करते थे, लेकिन वह काम क्या था? घर के भागा दौड़ी एक नौकर की तरह। कभी बड़े भाई का ऑर्डर लेके बाजार जाते, तो कभी पिताजी का ऑर्डर लेके बाजार जाते। और उसी घर में विजय की एक बुआ भी रहती थी अपने पति के साथ। विजय के पिताजी घर में सबसे छोटे होने की वजह से अपने जीजा जी का भी पूरा काम बाहर का किया करते थे। वह घर में अपने बड़े भाई, पिताजी और जीजा जी का नौकर बनकर रह गए थे। पूरा दिन एक दूसरे के कामों से बाजार भागना उनका लगा ही रहता था। दिन भर वह थक जाते थे, लेकिन इन कामों का पैसा तो नहीं मिलता था। तो घर वालों का यही कहना था कि बैठे बैठे खाता है, कुछ कमाता तो है नहीं। इसीलिए विजय की माँ की भी उस घर में एक नौकरानी से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं थी। वह पूरा दिन घर का काम अपनी हिम्मत से ज़्यादा किया करती थी। और दूसरी, भगवान ने शादी को 10 साल हो गया था, लेकिन अभी भी गोद सूनी रखी थी। इस बात का दुख और भी विजय की माँ को खाए जा रहा था। अब तो घर में निकम्मी नौकरानी कहकर बाज भी कहने लगे थे लोग। विजय की माँ बहुत दुखी रहने लगी थी, लेकिन भगवान को शायद एक दिन तरस आया और भगवान की कृपा से विजय पैदा हुआ। विजय के होते ही विजय की माँ बहुत खुशियाँ मनाई। ना जाने कितने व्रत उपवास किए, कितने मंदिरों में माथा टेकी, तब जाके विजय का जन्म हुआ था। लेकिन भगवान को शायद यह खुशी भी मंजूर नहीं थी। विजय के पिताजी घर से परेशान होकर ड्राइविंग का काम सीखने चले गए थे। माने तो उन्हें थोड़ी बहुत ड्राइविंग भी आने लगी थी, लेकिन एक दिन वह ट्रक की ड्राइविंग करते हुए ना जाने किस तरह से एक्सीडेंट में फंस गए और उनका उसी समय मौत हो गई। घर पे खबर आई तो विजय की माँ की तो मानो कि सारी दुनिया ही उजड़ गई। समय आगे अपनी गति पर बढ़ता गया। विजय की माँ विजय को पालने पोसने के लिए उसी घर में अब पूरी तरह से नौकरानी बनकर रह गई थी। 3 साल गुजरा था कि जेठ जेठानी ने अपना अलग आशियाना तैयार कर लिया। ननद ने भी अपना अलग से घर बना लिया। कुछ ही दिन बीते थे कि विजय के दादा दादी भी यह दुनिया छोड़कर चले गए। विजय की माँ अकेले ही अपने 5 साल के बेटे की परवरिश में लगी थी। अब तो वह बाहर के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करके विजय को पढ़ाने लिखाने लगी और उसे एक कामयाब इंसान बनाने की कोशिश में रातों दिन जुटी रही। भगवान की कृपा से विजय पढ़ लिखकर एक कामयाब इंसान बन गया। पढ़ाई के दौरान ही विजय ने काव्या नाम की लड़की से दोस्ती कर लिया था। ना जाने वह दोस्ती कब प्रेम में बदल गई और एक दिन विजय ने अपनी माँ को बताया कि मुझे काव्या नाम की लड़की से प्यार हो गया है। माँ, मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। काव्या बहुत हाई फाई सोसाइटी की लड़की थी। विजय की माँ मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि विजय की पसंद थी, लेकिन मन में यही सोचती थी कि यह इतने हाई फाई सोसाइटी अमीर घर की लड़की मेरे घर में कैसे निवाह करेगी। और हुआ भी वही जिसका डर विजय की माँ को था। काव्या को घर गृहस्थी के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह तैयार होकर मार्केट जाना, मॉल में घूमने जाना, मूवी देखना, सहेलियों के साथ घूमना या फिर सहेलियों से फ़ोन पर बातें करना,
या फिर सहेलियों को अपने घर पर बुलाकर गप सड़ाके करना, यही सब उसके शौक हुआ करते थे। घर का सारा काम विजय की माँ ही संभाला करती थी। काव्या के मायके वालों ने अभी अभी विदेश में जाकर सेटल हो गए थे, इसीलिए काव्या भी विदेश जाना चाहती थी। विजय की नौकरी की वजह से वह विदेश नहीं जा पाई, लेकिन एक दिन जब विजय रात को अपनी पत्नी को बताया कि मुझे कंपनी ने ऑफ़र दिया है विदेश जाने का, यदि मैं नहीं गया तो कंपनी मेरी जगह किसी दूसरे लड़के को भेज देगी। विजय की पत्नी ने जब सुना तो वह खुशी से चहक पड़ी। उसे तो जैसे इसी दिन का इंतज़ार था। वह कहने लगी, अरे क्यों नहीं जाओगे? कब से तो मैं यही चाहती थी कि मैं विदेश जाऊं। देख नहीं रहे हो, मेरे भैया भाभी भी अभी भी देश में कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। विजय को भी यह बात जच गई। विजय अपनी पत्नी का और बच्चों का वीज़ा निकलवा लिया। विजय का वीज़ा तो कंपनी की तरफ से ही दिलवाया गया था। विजय अपनी माँ के लिए भी वीज़ा का अप्लाई किया था, लेकिन माँ का जो वीज़ा था वो रिजेक्ट हो गया। 1 साल के बाद वीज़ा मिल सकता है। विजय की माँ अपने घुटने पर सिर रखे हुए टुकुर टुकुर अपने बेटे को देख रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़का चाय लेके आता है और विजय के पास जाकर कहता है, सर चाय पी लीजिए। विजय भी लैपटॉप छोड़कर उस लड़के की तरफ देखता है और हाथ में चाय लेता है। फिर वह विजय की माँ को भी चाय दे देता है। दोनों चले जाते हैं। विजय चाय पीते पीते बड़बड़ाता है, सब जानता हूँ इन वृद्धा आश्रम वालों को। इन लोगों को ज़्यादा पैसे चाहिए, इसीलिए तो यह माँ को यहाँ पर नहीं रख रहे हैं। चलो मैं इन लोगों को जितना पैसा चाहिए देता हूँ। 1 लाख नहीं चाहिए तो मैं 1.5 लाख रुपए अभी देकर आता हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से अब उठकर गेट की तरफ देखता है। तभी गेट के सामने वही मैडम खड़ी थी जो उन्हें शुरू में काउंटर के पास मिली थी। उन्हें देखकर विजय अपनी बातों को बदलते हुए कहता है, ओह मैडम जी, मैं आपके पास ही आ रहा था। मैं ये कह रहा था मैडम कि अगर आपको 1 लाख रुपए कम लग रहा है तो मुझसे आप 1.5 लाख का चेक ले लीजिए और प्लीज़ माँ को आज के आज ही एडमिट कर लीजिए। मुझे यहाँ रहने का टाइम नहीं है। विजय की इतनी बातें सुनकर वह मैडम विजय को अपने साथ ले अपने ऑफिस में गई और कहने लगी, विजय यहाँ पैसे की बात नहीं है और ना ही मैं तुम्हें पैसे के लिए यहाँ रोक रखी हूँ। तुम मेरा एक काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूँगी। विजय ने कहा, मैडम मेरे पास कोई काम करने के लिए समय होता तो मैं आराम से माँ को यहाँ लाकर ना रख देता। उस मैडम ने कहा, अरे तुम्हें बाहर से जाके कोई काम नहीं करना, पहले मेरी बात तो सुनो। मेरे वृद्धा आश्रम में एक वृद्ध पुरुष है जो काफ़ी समय से अपने पोते का इंतज़ार कर रहा है। हम सब उससे यही कहते हैं कि तुम्हारा पोता ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। वह व्यक्ति अपने पोते के लिए ही अपनी सास को रोक के रखा है। तुम उसका पोता बनकर जाओ और उसके साथ थोड़ा समय बिताओ, उसके बाद हम तुम्हारा काम कर देंगे। विजय यह बात सुनकर कहने लगा, मैडम लेकिन मैं उनके पोते का एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो उनके बारे में कुछ पता भी नहीं। कैसे? मैडम कहती हैं, इस बात की चिंता मत करो, इतना समझ लो कि उनके पोते का नाम अमित है। बस वह अमित नाम से ही तुमको बुलाएंगे। विजय चाहता तो नहीं था, लेकिन क्या करे, उसे अपना काम भी तो करवाना था, इसीलिए वह ठीक है मैडम, चलिए बताइए कहाँ जाना है। मैडम उसे एक कमरे में लेकर आई। जब वो उसे कमरे के बाहर छोड़कर गई, वह अंदर की तरफ गया तो उसने देखा एक बेड पर एक वृद्ध पुरुष पड़ा हुआ है, जिनके शरीर की हड्डियाँ साफ साफ नज़र आ रही थी। पूरा गाल चिपक गया था, आँख अंदर की तरफ धसी हुई थी, फोफला मुंह था, एक भी दांत दिखाई नहीं दे रहे थे। विजय धीरे से वहाँ पर जाकर कुर्सी में बैठने लगे। तभी वह मैडम अंदर आकर कहने लगी, अंकल देखिए तो कौन आया है। वह बूढ़ा व्यक्ति
फोफली आवाज़ में बोला, कौन आया है? मैडम ने कहा, अरे आपका पोता अमित। मैंने कहा था ना कि आपका पोता ज़रूर एक दिन आएगा। वह फ़ोन करके हमेशा आपके बारे में पूछता है। आप फालतू में चिंता कर रहे थे। उस बूढ़े व्यक्ति ने जब इतना सुना तो उसके फोफले मुंह में मुस्कान आ गई। वह विजय की तरफ देखते हुए कपकपाते हाथों से इशारा करते हुए बोला, बेटा अमित, यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, मेरी चारपाई में बैठो। विजय सकुचाते हुए उस बूढ़े अंकल के पास बैठ गया। फिर उस बूढ़े अंकल ने कहा, अमित, तुम तो मुझे भूल ही गए थे। बताओ, इतने दिनों के बाद आए हो। तब विजय ने कहा, ऐसी बात नहीं है दादाजी, मैं भी आपको बहुत याद करता था, लेकिन काम और जिम्मेदारियों की वजह से मैं आ नहीं पाया। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ उठाकर विजय के पीठ में सहलाना शुरू कर दिया और कहने लगा, अमित, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा। मुझसे एक बात बता, तुमने शादी कर लिया कि नहीं? अमित यह सोचा कि यदि मैं शादी की बात बताता हूँ तो यह व्यक्ति मुझे मेरी पत्नी को देखने की इच्छा जाहिर करेगा, फिर मुसीबत में फंस जाऊँगा। तो विजय ने कहा, अरे नहीं दादाजी, ऐसे भी हो सकता है क्या कि आपको बताए बिना मैं शादी कर लूँ? तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अमित, मुझसे झूठ बोलते हो। अच्छा बताओ, कोई लड़की वड़की पसंद कर रखा है क्या? विजय ने कहा, अभी तो नहीं दादाजी, जिस दिन टाइम आएगा आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, विजय, मैं तुम्हें बचपन से आज तक हमेशा वही बात याद करता था। तुमको पता है, तुमको मिठाई खाना बहुत पसंद थी। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ मिठाइयाँ खाने से तुम्हें बहुत रोकती थी, लेकिन तुम मेरे साथ गार्डन जाते थे ना, तो वहाँ होटल से मिठाई लेकर खा लिया करते थे और फिर घर में तुम किसी को नहीं बताते थे। तुम जब से जन्म लिए तो मेरे साथ ही रह गए, मेरे आगे पीछे खेलते कूदते। मेरा साथ और तुम्हारा एक पक्के दोस्त की तरह था। तुम्हारा बचपन और मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट रहा था, लेकिन फिर तुम बड़े हो गए अमित, और एक दिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें विदेश भेज दिया, मुझसे दूर कर दिया और मुझे आश्रम में लाके छोड़ दिया। तब से आज तक मैं तुम्हारे लिए तरसता रहा कि कब मेरा दोस्त मुझसे मिलने आएगा। इतना कहते हुए उस बूढ़े अंकल की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी कपकपाती हाथों से अपने पास में रखी हुई टेबल में एक कटोरी उठाई और कहा, बेटा, कल आश्रम में किसी बूढ़े व्यक्ति के पोते का जन्मदिन था। उसने मुझे मिठाइयाँ लाकर दी। मैं ये मिठाई देखा तब मुझे याद तुम्हारी आई। मैंने मिठाई को रख दिया कि मेरा अमित आएगा तो खाएगा। ले बेटा, खा ले, तुमको मिठाई बहुत पसंद है ना? विजय बिना मन से मिठाई को उठा लिया। अंकल ने कहा, विजय, बहुत दिनों के बाद आए हो तो कितने दिन मेरे पास रहोगे? विजय ने सकपकाते हुए कहा, वो क्या है ना अंकल जी कि मेरा 2 दिन के बाद ही फ्लाइट है। काम बहुत था, मैंने छुट्टी लेकर सिर्फ आपके लिए ही आया हूँ और मैं, पता है, वहाँ का काम निपटा कर फिर भी मैं आपसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगा। विजय बातें कर ही रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन निकाल कर देखा, उसकी पत्नी का फ़ोन था। विजय वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, दादाजी, मैं थोड़ा बाहर घूम के टहल के आता हूँ। एक बार जाने से पहले आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। अभी घर भी तो जाना है। इतना कहकर विजय गेट तक पहुँचा कि कुछ उसे धड़ाम से गिरने की आवाज़ सुनाई। विजय पीछे मुड़कर देखा तो वह अंकल निढाल होकर बेड पर गिर पड़े थे। उनकी आंखें खुली छत की तरफ टकटकी लगाए हुई थी। विजय एकदम से सन्न रह गया। यह कैसा अनोखा रिश्ता! अभी अभी तो हमारा दोनों का मिलन हुआ था, अभी तो हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। उसकी आत्मा अंदर तक कांप गई। शायद वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते से मिलने के लिए ही जिंदा था। विजय को यह सब देखकर बहुत दुख हुआ।
वह जाकर मैडम को बुलाया और मैडम को बताया। फिर वह वहाँ से बाहर निकल गया। जब वह हॉल में गया तो चुपचाप बैठ गया। उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों परेशान हो? किसी बात की चिंता हो रही है क्या? विजय ने कहा, नहीं माँ, बस ऐसे ही। उस बूढ़े अंकल से मिलना, एक छोटी सी मुलाकात, विजय को ऐसा लग रहा था कि हमारा सदियों से ना जाने कौन सा रिश्ता इस अंकल के साथ था। विजय अब बिल्कुल गुमसुम हो गया था। शाम को वहीं पर काम कर रहे एक 20-22 साल के लड़के ने आकर कहा, चलिए सर, खाना खा लीजिए। आंटी जी आप भी आइए, हम सब लोग साथ में ही बैठकर खाना खाते हैं। जब विजय खाने की टेबल पर गया तो वहाँ पर एक हॉल में पूरे चारों तरफ से खाने की टेबल लगा दी गई थी। उसने देखा कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध महिला पुरुष थे जिन्हें पकड़कर टेबल तक लाया गया था। कुछ लाठियों के सहारे आ रहे थे। खाना भी ठीक ठाक ही था, देख रेख भी अच्छे से हो रही थी, लेकिन सबके मन में उदासी और बेचैनी ही नज़र आ रही थी। ये सच था या कि विजय की निगाहों का धोखा? विजय का मन अब बिल्कुल उस आश्रम में नहीं लग रहा था। विजय उन सबको देखकर परेशान था। विजय खाना खाने बैठा। उससे आज खाया नहीं गया। थोड़ा सा एक दो निवाला खाकर वह उठ गया। उसको बिना खाए देख उठता हुआ माँ भी उठकर उसके साथ चली आई और फिर आकर कहने लगी, बेटा, आश्रम का खाना तुमको पसंद नहीं आया होगा ना? तुम तो आज से भूखे ही रह गए। मैं देखो मैडम से बात करती हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ रख ले ताकि तुम्हें यहाँ से चले जाना पड़े और तुम घर में जाकर अच्छे से खाना खाओ। तुम यहाँ बहुत घुटन महसूस कर रहे हो, मुझे पता है। विजय ने कहा, ऐसी बात नहीं है माँ। माँ, तुम पराठा लेकर आई थी ना, लाओ वह पराठा आज मुझे अपने हाथों से खिला दो माँ। माँ कहने लगी, हाँ बेटा, मैं अभी लाती हूँ। इतना कहकर वह अपनी पोटली में से आलू के पराठे निकाली और अपने बेटे को खिलाने लगी। माँ पैर मोड़कर बैठी थी। विजय धीरे से सरक कर अपनी माँ के गोद में सिर रख लिया। माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए उसे पराठे का निवाला खिलाने लगी। विजय ने कहा, माँ, आज कितने सालों के बाद तुम्हारे हाथ से खा रहा हूँ। विजय की माँ ने कहा, हाँ बेटा, बचपन में मैं तुझे 12-15 साल तक अपने हाथों से खिलाई हूँ और उसके बाद जब भी मैं कोई अच्छी पकवान बनाती तो तू यही कहता कि माँ, अपने हाथों से खिला दो, पेट के साथ साथ मन भी भर जाएगा। माँ, बचपन की तुम्हें वो बात याद है क्या, जब हम लोग मौसी के यहाँ गए थे और वहीं मोहल्ले के कुछ लड़कों के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगे थे। खेलते खेलते छुपते छुपते ना जाने मैं दूसरे गली में पहुँच गया था और शाम हो गई थी। दूसरे बच्चे चले गए थे, मैं छुपा ही रह गया था। फिर मुझे मौसी का घर मिल ही नहीं रहा था। विजय की माँ ने कहा, बेटा, मैं वह बात कैसे भूल सकती हूँ। मैं कितना रोई थी, पूरा मोहल्ला छान मारी थी, बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया, जिसे मैं एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी। वह पूरे 4 घंटे तक मुझसे दूर रहा। मैं पूरा मोहल्ला 4 घंटे तक ढूंढती रही। अपनी बहन को बोली कि तुम्हारे घर में नहीं आई होती तो अच्छा होता, ना जाने मेरा बेटा कहाँ खो गया। फिर तुम अंधेरे में दूर से मुझे आते हुए दिखाई दिए और मुझे देखकर तुम माँ माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर दौड़ने लगे और मैं तुझे पाकर गले से लगाई और फिर हम दोनों ही ऐसे रोए थे कि जैसे कितने दिनों के बाद बिछड़ने के बाद मिले हैं। हाँ माँ, विजय ने कहा, मुझे बहुत याद है माँ। विजय अपनी माँ के हाथों का स्पर्श पाकर माँ की गोद में ही सो गया। आज बहुत दिनों के बाद विजय और विजय की माँ एक दूसरे के साथ बैठ के दिल खोल कर प्यार से बातें किए थे। वरना जब से विजय की शादी हुई थी तो वह अपनी पत्नी और बच्चे ऑफिस में इतना उलझा रहता था कि कभी भी माँ के पास 5 मिनट नहीं बैठा। विजय के सिर पर हाथ फेरते फेरते ना जाने कब माँ को भी नींद आ गई
दोनों माँ बेटे देर रात तक बातें करते रहे, इसीलिए जल्दी नहीं उठ पाए। सुबह जब मैडम कमरे में आई, इस तरह का माँ का प्यार देखकर आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी, आज एक माँ फिर अनाथ हो जाएगी, इस वृद्धा आश्रम का हिस्सा बन जाएगी। तभी उसने आवाज़ दिया, विजय साहब, विजय साहब। विजय झटके से उठा। सॉरी मैडम, उठने में थोड़ी लेट हो गई। अरे 7:30 बज चुका है, कितना मिस कॉल आया हुआ है, मुझे घर भी बात करना है। मैडम ने कहा, विजय साहब पहले आप मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरे करने हैं। विजय मैडम के साथ साथ ऑफिस में गया। विजय ने देखा कि वही मैडम संचालिका की कुर्सी पर बैठ गई और विजय को इशारा करते हुए बोली कि बैठ जाओ। विजय ने कहा, मैडम आपने कहा कि इस आश्रम की संचालिका नहीं है। उस मैडम ने कहा, वो तो कल एक टाइम था बेटा जो मैंने तुमको दिया था, संचालिका तो मैं ही हूँ बेटा। मैं हर व्यक्ति को एक मौका देती हूँ, जो सुधर गया तो सुधर गया। देखो, जब बच्चे आने वाले होते हैं तो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपना पेट काट काट पैसे जुटाना शुरू कर देते हैं कि यह मेरे बेटे के पढ़ाई के लिए होगा, मेरे बेटे के भविष्य के लिए होगा। लेकिन जब माता पिता बूढ़े होने लगते हैं तो बच्चों को उनके लिए कुछ नहीं जुटाना पड़ता। बूढ़े माता पिता उतने में ही गुजारा कर लेते हैं जो उनके बच्चों के खाने पीने से बचता है। मैंने कल जो तुम्हारे और तुम्हारे माँ के बीच में प्रेम देखा, वह बहुत ही कठिन है बेटा। ऐसा प्रेम तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तुम अपनी माँ को इस वृद्धा आश्रम में क्यों छोड़कर जाना चाहते हो? तुम्हारी माँ यहाँ कैसे रहेगी? जो माँ तुम्हें अपनी आँखों से एक पल के लिए भी दूर रखना नहीं चाहती, कल सारी रात तुम्हें अपनी गोद में सुलाई, उसी माँ को तुम इस आश्रम की गोद में छोड़कर जा रहे हो। विजय, एक बार और सोच लो, ऐसा मत करो। विजय ने मजबूरी दिखाते हुए कहा, मैडम मैं बहुत मजबूर हूँ, माँ का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं 1 साल के अंदर ही माँ को यहाँ से ले जाऊँगा। मैडम ने कहा, सभी यही बोलकर जाते हैं, लेकिन आज तक कोई लौट कर आया नहीं जो अपने माता पिता को यहाँ से लेकर गया हो। इतना कहकर मैडम ने विजय के सामने एक फाइल रख दिया और कहा, इसमें कुछ ज़रूरी फॉर्म भरने हैं, वही आप भर दो। विजय ने जल्दी जल्दी से फॉर्म भरा। तभी उसकी पत्नी का फ़ोन वापस से आ गया। विजय बात करने लगा, हेलो। उधर से विजय की पत्नी ने कहा, अरे रात में फ़ोन लगाई थी, फ़ोन नहीं उठाया, कहाँ रह गए? विजय ने कहा, रात में काम नहीं हो पाया था, मैडम ऑफिस में नहीं थी, इसीलिए अब सुबह जल्दी काम करके वापस आ रहा हूँ। विजय की पत्नी ने कहा, काम नहीं हुआ था तो माँ को वहीं छोड़कर चले आते। कौन सा माँ छोटी बच्ची है जो गुम जाती? और यहाँ 2 दिन के बाद हमारी विदेश जाने की टिकट है, कितने सारे काम यहाँ पड़े हैं और तुम अपनी माँ के साथ चिपके हुए वहीं बैठे हो। विजय ने फ़ोन कट कर दिया। विजय वहाँ की सारी कार्यवाही करके माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मैं जा रहा हूँ। विजय की माँ रूंधे हुए गले से अपने बेटे को लाखों दुआएं देते हुए बोली, बेटा जाओ, अपना ध्यान रखना, टाइम से खाना खाना, मुझे याद करके रोना मत। आज भी वह माँ सिर्फ बेटे के बारे में ही सोच रही थी। विजय जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल चला। माँ अपने बेटे को टकटकी लगाए देखती रह गई जब तक कि उसका बेटा आँखों से ओझल नहीं हो गया। बेटे के जाने के बाद माँ खूब फूट फूट कर रोई, भगवान से प्रार्थना किया कि मेरे बेटे को सुखी रखना। विजय जब घर पहुंचा, बहुत उदास और परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने माँ को भी इस तरह से छोड़ना नहीं चाहता था। जब से उसने वृद्धा आश्रम की हालत देखी थी, उसे उन सारे वृद्ध महिला पुरुषों पर तरस आ रहा था और बार बार अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा था। विजय की पत्नी खुशी के साथ जाने की ज़ोर शोर से तैयारी की थी। वह विजय के कमरे में खाना देने गई और वहीं बैठते हुए अपनी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहने लगी, भला हुआ भला टली। अरे हमें तो माँ को
पहले ही वृद्धा आश्रम छोड़ देना चाहिए था। विजय अपनी पत्नी की तरफ देखकर टकटकी लगाए देखता ही रह गया। अरे, मेरी पत्नी के ये इरादे थे। मैं समझ क्यों नहीं पाया कि मेरी पत्नी मेरी माँ को घर से निकालना चाहती थी। अब विजय की सारी उलझनें दूर हो चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब मैं अपनी माँ को इस तरह से नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी विदेश जाने की मजबूरी से नहीं, मेरी माँ को बोझ समझकर इस घर से निकाला है। विजय किसी तरह से घर में रात गुजारा। सुबह होते ही वह किसी से बिना बताए अपनी गाड़ी उठाया और चला गया वही वृद्धा आश्रम जहाँ वह एक दिन पहले अपनी माँ को छोड़कर आया था। वहाँ पहुँचकर उसने उसी मैडम से कहा, मैडम, मेरी माँ कहाँ है? मैडम ने कहा, तुम अभी अपनी माँ से नहीं मिल सकते। विजय ने कहा, अच्छा, मेरी माँ सो रही होगी। अरे नहीं, वह सो नहीं रही है। आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सुख के लिए निर्जला व्रत रखा है और वह सुबह सुबह ही मंदिर गई है पूजा करने के लिए। विजय वहीं एक कुर्सी पर बैठकर बड़ी बेसब्री से माँ के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद विजय दूर से ही अपनी माँ को आता हुआ देखा। माँ माँ करके दौड़ने लगा। इस तरह से अपने बेटे को दौड़ता हुआ देख विजय की माँ को वह बचपन की बात याद आ गई, जब मौसी के घर में विजय उन्हीं के मोहल्ले में घूम गया था और फिर दूर से ही देखकर माँ माँ करता हुआ दौड़ता आया और गले लगकर बहुत रोया था। आज विजय फिर अपनी माँ से गले लग गया और रोने लगा। फिर कहा, चलो माँ। विजय अपनी माँ को घर लेकर आया। पत्नी ने देखा कि ये सुबह सुबह कहीं चले गए थे और साथ में माँ को लेकर आए। विजय की पत्नी ने कहा, अरे, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? 2 दिन के बाद हम विदेश जाने वाले हैं और तुम माँ को वापस घर लेकर आ गए। किससे पूछकर लाए हो? विजय ने कहा, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरी माँ है। मैं अपने जीते जी अपनी माँ को अपने से दूर नहीं करूँगा। और रही बात विदेश जाने की, तो मैं बॉस को अभी बोल देता हूँ, मेरी जगह किसी और लड़के को भेज देंगे। मैं विदेश कभी नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहूँगा। हाँ, तुम्हारी बहुत इच्छा है जाने की, तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम चाहे विदेश जाओ, चाहे यहाँ रहो, लेकिन मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ूंगा। विजय ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।